गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। वेलकम टू द सोशल साइंस विद अंकित सिंह। आज इस चैनल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी तैयारी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो केवीएस के हों, चाहे वो एनवीएस के हों, चाहे वो ईएमआरएस के अंदर आए हों, और इससे आप कवर कर सकते हैं जो आपका सोशल साइंस का जो पूरा वाइड जो है एरिया है वो एचटेट और सीटेट में भी जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसी के साथ जो है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैनल, और वेलकम टू द चैनल अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट कवर करेगा। एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री चैप्टर है, टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसको ऑलमोस्ट कवर कर देगा इस लेक्चर के थ्रू। एक आपका 10th का बचेगा जो हम सेकंड लेक्चर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कवर कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम इन महाशय जी से। महाशय जी का नाम क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है मेन जो है स्टार्ट हुआ था, इन्हीं के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। तो इनका नाम है लुईस 16। लुईस 16 जो है किंग थे, कहाँ के? फ्रांस के किंग थे। और जो हैं इससे पहले इनके जो ग्रैंडफादर हैं लुईस 15 वो किंग थे। तो उनसे जो है इन्होंने थ्रोन को जो है लिया था। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की जो है इनकी एज थी उस टाइम पर। और जो है ये टाइम पीरियड हम किसकी बात कर रहे हैं? 17 जो है आपका 1774 में जो है ये फ्रांस के किंग बने थे लुईस 15 के बाद, उनके ग्रैंडफादर के बाद। और 19 ईयर्स की ही जो है इनकी एज मानी जाती है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो इनके आसपास ही जो है आपका रिवॉल्व करता है। लेकिन बाद में जो ख़त्म होगा जब, तब जो है नेपोलियन आ जाएंगे। नेपोलियन बोनापार्टे का नाम जो आपने सुना होगा, जो डिक्टेटर बन जाएंगे फ्रांस के। तो मेनली अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये एक दौर था जो 1779 से ऑलमोस्ट जो है आपका 1802 तक चला है। तो मतलब इसमें जो है काफ़ी जो है रिवॉल्यूशंस का पीरियड है, छोटी छोटी बैटल्स हैं, और जो है धीरे धीरे वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से हम जानेंगे जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें, एग्जामिनर एक ही डेट पूछ रहा है अगर इसमें, तो जो है आपकी मई 5 जो है आपकी 1789 को आप एक ऐसा टाइम बोल सकते हो जिसमें परफेक्ट लोग जो है प्रॉपर तरीके से रिवॉल्यूशन की स्टेज में आ चुके थे। चलिए चलते हैं यहाँ से। जो चैप्टर आपका 9th का जो स्टार्ट हो रहा है वो एक टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, एक जेल है जिसका नाम है बेस्टिल। ये बेस्टिल क्या थी? यहाँ पर जो है कौन लोग जो है अरेस्ट किए जाते थे? जो रिवोल्यूशनरी लोग थे मोस्टली, जो फ्रांस के किंग के अगेंस्ट, जो फ्रांस की मोनार्की राजशाही के अगेंस्ट जो रिवोल्ट करते थे, उनको अरेस्ट करके इस फोर्ट के अंदर, इस बेस्टिल के अंदर जो है अरेस्ट करके डाल दिया जाता था जेल में। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तानाशाही का, डिक्टेटरशिप का एक तरीके से दौर रहा था। जो ये लोग जेल में डाले गए थे, तो लुईस 16 के द्वारा जो जेल में लोग डाले गए थे, बेस्टिल फोर्ट में डाले गए थे, ये कहीं ना कहीं सिंबल बन चुका था, एक डिक्टेटरशिप का सिंबल बन चुका था, या कह सकते हो एक नेपोटिज्म का सिंबल बन चुका था, जिसके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में थे। तो यहाँ पर लोग जो है अटैक कर देते हैं। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग टाइम होता है, किस आस में जो वो है यहाँ पर अटैक करते हैं? कह रहा है कि वो जो है एमुनिशन के लिए, हथियारों के लिए जो है यहाँ पर अटैक करते हैं कि उन्हें यहाँ से बहुत सारे हथियार मिलेंगे। लेकिन रियलिटी बाद में ये रही कि जितना उम्मीद थी लोगों को वहाँ से अटैक करने के बाद, उतने हथियार जो है उनके हिस्से में नहीं आए। तो लुईस 16 से यहाँ से एक क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा आपका, सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1774 में जो है किंग बनता है लुईस 16, ओनली एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल का ही था उस टाइम पर। और इसकी डायनेस्टी याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार पूछी जा रही है, बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है ना? बर्बन बिस्किट से याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा तो। बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जिक्र पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो है ही है। नेपोलियन बोनापार्ट जब डिक्टेटर बन जाएगा और वोटरलू की बैटल में जब उसको हराया जाएगा,
वो हार जाएगा, उसके बाद वापस से जो है इसी डायनेस्टी का जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा रूल फिर से। तो बर्बन डायनेस्टी लुइस 16 की कौन सी डायनेस्टी थी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप इस वर्ड को आप याद रखना, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है लुइस 16। और उसकी जो है वाइफ का भी नाम, लुइस 16 की वाइफ का नाम भी दिया गया है मैरी एंटोनिएट, जो है लुइस 16 की वाइफ थी, क्वीन थी फ्रांस की। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर इसका भी जो है कोज माना जाता है। उस कोज क्या था कि ज़्यादातर जो किंग की पावर्स थी, जो लग्जरी लाइफ थी, वो कहीं ना कहीं ये मैरी एंटोनिएट ही यूज़ करती थी। मैरी एंटोनिएट की जो है लग्जरी लाइफस्टाइल और उसके पावर में ज़्यादा जो है एक तरीके से हस्तक्षेप की वजह से भी फ्रांस का जो किंगडम था वो कहीं ना कहीं इनके हाथों में पावर चली गई थी। एक्स्ट्रावेजेंट जो है अच्छे महल में रहना और बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्पेंड करना कहीं ना कहीं पार्ट बन चुका था उसका, तो वो भी रहा कहीं ना कहीं रीज़न। इसके अलावा जो रीज़न दे रहा है कि जो अमेरिका की जो बैटल थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट करने में भी फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी जो है उसकी कॉलोनीज़ को फ्री करवाने में। तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस का ट्रेजर था, जो खजाना था, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका था। जो रीज़न बना वहाँ टैक्स लगाने का, फ्रांस ने टैक्स बढ़ाना स्टार्ट किए और वही बाद में जाके उसका लोगों के अंदर जो है रिवॉल्यूशन का रीज़न भी बना। तो बहुत ज़्यादा एक किंग को क्या चाहिए है, उसको एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट दरबार जो था उसको मेंटेन करने के लिए, और फीस वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चलाने के लिए कहीं ना कहीं फ़ंड की ज़रूरत तो पड़ती है। और उसे इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि फ्रांस ने जो है अपना जो ज़्यादातर जो अपना ट्रेजर था वो अमेरिका के लिए वॉर में और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में जो है ख़राब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इसकी वजह से भी जो है फ्रांस का जो है इकोनॉमिक, जो उस टाइम का कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका था, जिसके लिए फ्रांस ने जो है टैक्सेस बढ़ाने की सोची। ये यहाँ पे दिया गया है जो फोर्ट ऑफ बेस्टील, जो मैंने ऊपर जिक्र किया था, जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी जहाँ पर रिवोल्यूशनरी लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाता है। और रिवोल्यूशनरीज जो है कहीं ना कहीं इस बेस्टील के फोर्ट को टारगेट करते हैं कि भाई ये तो क्या बन चुका है, जो है डेपोटिज्म का जो है कह सकते हो, या डिक्टेटरशिप का जो है एक तरीके से कारण बन चुका है। तो उसको जो है क्या करते हैं, यहाँ से जो है आपका रिवोल्यूशनरी इसको टारगेट करते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वेपन्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इन वेपन्स के लिए जो है यहाँ पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ उतना नहीं मिल पाता जितना लोगों को उम्मीद होती है। फिर भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है स्टार्टिंग में इसका काफ़ी रोल माना जाता है कि यहाँ से ही जो है क्या था, कहीं ना कहीं किंग के अगेंस्ट लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया था। स्पाइडर और जो फ्लाई है, ये यहाँ पर एक कार्टून आएगा आगे, एक कार्टून है जिसके अंदर दिखाया गया है किस तरीके से फ्रांस के जो नोबल्स थे, जो अमीर लोग थे, वो किस तरीके से जो है वहाँ के थर्ड एस्टेट के लोगों को, वहाँ के पीजेंट्स को, वहाँ के फार्मर को बुरी तरीके से जो है रैश करते हैं। वहाँ से जो है उनसे जो है टैक्सेस भरवाया जाता है। तो स्पाइडर में जो है यहाँ पर नोबल्स हैं, जो ये जो पेंटिंग बनाई गई थी, तो स्पाइडर में जो है यहाँ नोबल्स को डिनोट करती है, और फ्लाई है जो वो आपकी पीजेंट्स को डिनोट करती है। तो यहाँ से याद रखना इस तरीके से एक पेंटिंग के थ्रू कैसे फ्रांस के स्ट्रक्चर को बताया गया था। और ये ओल्ड रिजीम थी। ओल्ड रिजीम क्या है, आपकी एक जो है सोसाइटी का या ऐसा फ्रांस का इस तरीके से इंस्टीट्यूशन बना हुआ था जिसमें जो है आपकी क्लर्गी थी, नोबल्स थे, ठीक है, और जो आपकी थर्ड एस्टेट के अंदर जो है आपको पीजेंट्स थे। मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरीके से जो सोसाइटी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो इस तरीके से ओल्ड रिजीम कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम को डिनोट करती है। फ्यूडल कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पर जमींदारी प्रथा थी, उस तरीके से जमींदारी प्रथा को डिनोट करती है। और फ्रांस की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है डिफ्रेंशिएट कर रहा था, डिफरेंस लेके आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों में एक रिवोल्ट का धीरे धीरे रीज़न बनना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ से ओल्ड रिजीम जो है वो फ्यूडल सिस्टम को आप याद रखना। फ्यूडल सिस्टम जो है आपको या बोल सकते हो एक तरीके से जमींदारी प्रथा को जो है डिनोट करती है, जिसके अंदर अमीर लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, पीजेंट्स का, फार्मर्स का, मर्चेंट्स का। तो इस तरीके से थर्ड एस्टेट जो थी वो ऑलमोस्ट क्या कर रही थी, वो ऑलमोस्ट जो है टॉर्चर सहन कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से फिर बताया गया है क्लर्गी जो चर्च के लोग थे, क्लर्गी के अंदर कौन है,
जो चर्च के लोग हैं, जो वहाँ के चर्च के पुजारी वगैरह हैं, जो चर्च से जुड़े हुए हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। नोबल्स कौन है? नोबल्स के अंदर वही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। नोबल्स के अंदर कौन है? वहाँ पर मौजूद जो है बड़े बड़े जमींदार या लैंडलॉर्ड्स जो हैं आपके। फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में है। और तीसरा है जो है आपका थर्ड एस्टेट। तो यहाँ से जो है आपका तीसरा है जो थर्ड एस्टेट है। थर्ड एस्टेट के अंदर आपके पीजेंट्स और जो फार्मर्स वगैरह हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो सब आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका 3 स्टेट्स में जो बटा हुआ है। और ये बात ध्यान रखना कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ को कौन इंजॉय कर रहा है? प्रिविलेजेस बाय अर्थ को जो है 2 लोग इंजॉय कर रहे हैं। उसके अंदर जो है पहला है आपका जो है कलर्गी है, चर्च के लोग हैं, और नोबिलिटी है। तो ये दोनों मिल कर के फुल इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो क्या होता है, थर्ड एस्टेट ऑलमोस्ट जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो तरीके से उनका यूज़ जो है किया जा रहा है वहाँ पर। तो इनको प्रिविलेज बाय बर्थ मिली हुई थी। क्या प्रिविलेज बाय बर्थ मिली हुई थी उसको ध्यान रखना है। इनको जो है राइट टू बाय प्रॉपर्टी, इनके जो है प्रॉपर्टी रखने के राइट्स थे इनके पास, ठीक है। इसके अलावा इनको टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे, ये इन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, प्रॉपर्टी इनके पास थी। इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जो है ये इंजॉय कर रहे थे फ्रांस के अंदर, जिस वजह से भी यहाँ धीरे धीरे डिफरेंस आना स्टार्ट हुए। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम कि सबसे जो है ऊपर बैठी हुई है फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट यानी वो लोग जो रोमन कैथोलिक क्लर्गी यानी चर्च से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट एस्टेट जो है आपकी याद रखना, फर्स्ट एस्टेट में कौन आता है? चर्च के लोग आते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। ये मान के चलिए आप। सेकंड एस्टेट जो है इसके अंदर नोबल्स आते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं, अमीर लोग आते हैं, वहाँ के वेल्दी पर्सनस आते हैं। देख लीजिए 2% ऑफ पॉपुलेशन ही जो है आपकी रिच थी, लेकिन 20% के आसपास प्रॉपर्टी थी। मिला के मेन माने तो ये मानो 60% के आसपास जो है इनके पास प्रॉपर्टी थी, अगर दोनों की मिला दे तो। और बाकी जो है 90% जो पॉपुलेशन थी, 90% पॉपुलेशन किसकी बनी हुई थी? थर्ड एस्टेट से बनी हुई थी। और ये थर्ड एस्टेट के लोग जो है बहुत ज़्यादा कम प्रॉपर्टी के अंदर जो है अपना यहाँ पर लाइफ स्पेंड कर रहे थे। इसके अंदर मर्चेंट्स वगैरह थे, वर्कर्स थे, सिटी वर्कर्स थे, सर्वेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट्स किसान फार्मर थे जिनकी 80% के आसपास पॉपुलेशन थी। तो इस तरीके से 3 एस्टेट में फ्रांस बटा हुआ है। फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये ज़रूर याद रखना। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, तीनों को याद रखना किस में कौन सा है और कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, किसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, किसके पास प्रिविलेजेस बाय बर्थ हैं। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास प्रिविलेजेस बाय बर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखना। थर्ड एस्टेट के पास नहीं है कुछ भी ऐसा, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से वीक पोजीशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं इस कार्टून के थ्रू किस तरीके से दिखाया गया है। कलर्गी के चर्च के लोग यहाँ पर जो हैं बने हुए हैं, यहाँ पर जो है नोबल्स बने हुए हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं। और ये शो करता है फ्रांस का वो एस्टेट सिस्टम जिसके अंदर थर्ड एस्टेट को दिखाया गया है एक पर्सन के, बूढ़े पर्सन के तौर पर, जो किस तरीके से बोझ झेल रहा है फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास प्रिविलेजेस बाय बर्थ हैं, टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, उसका सारा बोझ जो है आपका थर्ड एस्टेट के ऊपर बना हुआ है। इन लोगों को टैक्स भी भरना पड़ता है, इनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना के बराबर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% प्रॉपर्टी की इनके पास है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास जो है ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो ये कार्टून शो कर रहा है किस तरीके से फ्रांस के अंदर सोशल स्ट्रक्चर एकदम जो है ख़राब कंडीशन में बना हुआ है। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी बना हुआ था। तो क्या कर सकते हैं, बाद में जाकर वही चीज़ें रिवॉल्यूशन लेके आई। जितना ज़्यादा डिफरेंस सोसाइटी में बनेगा उतना ही वो चीज़ें बाद में जाकर के रिवॉल्यूशन की तरफ जो है लीड करेंगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पीजेंट्स तो हैं, पीजेंट्स क्या कर सकते हैं, ओब्लिज हैं, काम करने के लिए मजबूर हैं। किनके यहाँ काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के खेतों में वो काम करने के लिए, आर्मी के अंदर, रोड्स बनाने के अंदर। इस तरीके से जो है वो मजबूर हो चुके हैं टोटल तरीके से काम करने के लिए फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ से टैक्सेस पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में कि टैक्सेस के टीथ जो टैक्स है, टीथ टैक्स कौन लेता था। तो ये टैक्स याद रखना है आपको, चर्च जो टैक्स कलेक्ट करता था उसका नाम है टीथ। किन से लेता था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, तो थर्ड एस्टेट एक टैक्स देती थी जिसका नाम था टीथ।
तो टीथ नाम का टैक्स आपका चर्च ले रहा है, ये ध्यान ज़रूर रखना है कि कलेक्ट कौन कर रहा है, चर्च को देना पड़ता था टीथ नाम का टैक्स, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, यानी चर्च को तो टैक्स देना ही पड़ रहा है, थर्ड एस्टेट इसके अलावा और किसको देगी, स्टेट को भी एक टैक्स देगी आपका। इसके अलावा एक टैक्स जो आपका स्टेट को भी देना स्टेट भी एक टैक्स कलेक्ट करेगा जिसका नाम है टैली। क्या नाम है? टैली। तो दो टैक्सेस यहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। एक चर्च कलेक्ट कर रहा है जिसका नाम है टीथ, एक स्टेट कलेक्ट कर रहा है जिसका नाम है टैली। तो दो टैक्सेस जरूर याद रखना है। यहाँ से एक और चीज़ याद रखना, यहाँ एक करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी दी गई है, यूनिट ऑफ करेंसी जो है डिस्कस की गई है इस चैप्टर के अंदर। लिवरे यहाँ की फ्रांस की जो है करेंसी थी उस टाइम पर, तो टैक्स लिया जाता था। टैक्स दो थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था, दो तरह के टैक्स, टीथ और टैली। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या मिला हुआ था? पार्डन मिला हुआ था, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, वो जो है इंजॉय कर रहे थे अपना वहाँ। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ हर्डल्स आनी स्टार्ट होंगी किसके अंदर, फ्रांस के अंदर कुछ हर्डल्स आनी स्टार्ट होंगी। किस तरीके से वहाँ पर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होंगी फ्रांस के अंदर, वो बताई गई हैं कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन जा चुकी थी 1789 के अंदर। ठीक है, 1715 के बाद, यानी कुछ सालों के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ चुकी है यहाँ से। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। आप में से कितनों को पता है सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? अगर नहीं पता है तो एक ऐसी कंडीशन को, एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स को बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहाँ पर पर्सन्स के पास लिविंग के लिए बेसिक, यानी कह सकते हो अगर हम कहें तो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर इंसान को बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े, उसकी लाइफ जो है थ्रेटन कंडीशन में चली जाए, उसको बेसिक चीज़ें भी ना मिले अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो एक ऐसा जब क्राइसिस, संकट पैदा होता है, उसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जहाँ पर अपनी लिविंग के लिए बेसिक चीज़ें भी वो ना जुटा पाए, वो ना अर्न कर पाए। ऐसी कंडीशन फ्रांस के अंदर लीड कर जाती है सबसिस्टेंस क्राइसिस के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन में जो है काफ़ी राइज आ चुका है। इसके अलावा फ्रांस का जो खजाना मैंने पहले बताया है, वो खजाना जो है खाली हो चुका है। खजाना खाली हो गया तो उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमिक कंडीशन डाउन आ जाएगी। तो देखते हैं सोशल यहाँ पर क्या क्या हर्डल्स आती हैं। देखते हैं कुछ यहाँ पर क्या क्या हर्डल्स आती हैं फ्रांस के लोगों के सामने। तो फर्स्ट आ चुकी है पॉपुलेशन की कंडीशन, पॉपुलेशन राइज हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं वहाँ का जो है खजाना जो है वो खाली हो चुका है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं फ्रांस के लिए। ठीक है, अब इस तरीके से फ्रांस के अंदर जैसे जैसे जो है फिर ड्रोट लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। ड्रोट यानी जो है आपका सूखा पड़ जाएगा, ड्रोट पड़ जाएगा, तो जिस वजह से भी जो है यहाँ पर जो है ब्रेड की प्रॉब्लम्स, यानी खाने की प्रॉब्लम्स, सबके दाम महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी वहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जिससे वो लोग फेस करने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, एक नया क्लास जी है, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास। तो यहाँ पर फ्रांस रिवॉल्यूशन को कौन लीड करेगा, ये ध्यान रखना, मिडिल क्लास लीड करेगा। क्या, कहाँ से मिडिल क्लास बनता है ये देखिए। थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ सिल्क के कपड़े वगैरह बनाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, वो एजुकेटेड हो जाते हैं। तो जैसे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो हमने अभी भी पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से एजुकेटेड होने लग जाते हैं, थोड़ा सा है ना वो एक अपना ट्रेड में पार्टिसिपेट करके थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हैं। उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वजह से वो थोड़ा सी जो है अवेयर हो जाते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो, उनमें अवेयरनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये मिडिल क्लास जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत मेन रोल प्ले करने जाएगी आगे, और यही जो है रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि ये बाद में क्या होते हैं, एजुकेट होते हैं, तो ये बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो पढ़ नहीं सकते थे वो क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं। उन क्लब्स के अंदर जो है डिस्कशंस होता है, ये वो क्लब्स नहीं हैं
नाचने गाने वाले क्लब्स, ये सोशल क्लब्स हैं। सोशल क्लब्स यानी जो सामाजिक पंचायत बोल सकते हो, एक तरीके से लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो जब ऐसी सिचुएशन मिडिल क्लास लेके आती है तो वो फिर क्या होते हैं, अवेयर हो जाते हैं, और अवेयर लोग जो हैं, जो चीज़ गलत हो रही है, जो डिक्टेटर है वहाँ का लुईस 16, उसके खिलाफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और रिवोल्ट करते हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ सामने आएगी आपके, रोल ऑफ थिंकर्स। ठीक है, तो देखिए रोल ऑफ थिंकर्स का टॉपिक क्या समझाएगा हमें। रोल ऑफ थिंकर्स के अंदर जो फ्रांस के जो है दार्शनिक लोग थे, वो आइडियाज़ देते हैं, और वही आइडियाज़ आगे जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो है लीड करते हैं। क्या आइडियाज़ देते हैं? जॉन लॉक नाम का एक थिंकर है जिसने दी थी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से पूछ सकता है, डायरेक्टली बुक्स पूछ सकता है या आइडियोलॉजी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है आपको नोट करना है। यहाँ से क्या नोट करना है कि एक लॉक नाम का थिंकर है, उसने कौन सी जो है आपकी आइडियोलॉजी या बुक दी है, कौन सी बुक लिखी है। तो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट नाम की उसने एक बुक लिखी है, जिसके अंदर जॉन लॉक ने क्या समझाया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन की दैवीय, ठीक है ना, कि जो राजा को तो किसने बनाया है, जो है एक गॉड ने बनाया है, तो वो गॉड की पावर्स के अंदर इस तरीके से वो रिफ्यूट कर देता है, मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा के पास कोई दैवीय शक्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, वो प्रजा के लिए है, प्रजा के लिए उसको काम करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो जो मोनार्की एस्टेब्लिश हो रखी है, मोनार्की यानी जो राजशाही एस्टेब्लिश हो सकती है, राजा लुईस 16 जो होते हैं उनका जो रूल एस्टेब्लिश हो रखा है उसको नकार देता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। तो लॉक ने अपनी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट के अंदर किंग की डिवाइन पावर्स को, किंग की दैवीय शक्तियों को, और जो है इसके अलावा किंग की जो है मोनार्की जो बनी हुई है, मोनार्की रूल, राजशाही रूल बना हुआ है, उसको नकार देता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से फिर से 2 टैक्सेस का जिक्र किया गया है कि चर्च जो टैक्स लेता है उसका टीथ नाम है, और जो स्टेट को देना पड़ता है उसका टैले नाम है। तो 2 टैक्स ये याद रखना आपका। ठीक है, किन पर लगाए जाते थे? टैली नाम का टैक्स जो है एवरीडे कंजप्शन साल्ट टबैको पर लगाया जाता था। ठीक है, और टीथ नाम का टैक्स जो है चर्च पर लगाया जाता, चर्च उसको कलेक्ट करता था। तो इस तरीके से रोल ऑफ थिंकर्स आ जाता है। जैसे लॉक ने कहा, लॉक ने कौन सी कही थी? लॉक ने लिखी थी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, और इसके ऊपर उसने बताया है कि किस तरीके से 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में इसने बताया है कि राजा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, और मोनार्की को वो नकार देता है, मोनार्की का खंडन करता है, राजशाही का खंडन करता है। तो इस तरीके से थिंकर, उनकी बुक्स और उनकी सोच, 3 चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका रोल ऑफ थिंकर्स के अंदर रूसो है। रूसो ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से इसकी ये बुक निकल के आ जाती है आपके सामने। कौन सी लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर उसने क्या लिखा था? उसने बताया था कि जो किसी भी राज्य के अंदर जो है, जो शासन है, जो शासन की प्रक्रिया है, जो रूल करने की प्रक्रिया है, वो लोगों के बीच में और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो उसको चलाएंगे उनके बीच में एक समझौता है। समझौते को के रूप में बताया था उसने, लोगों के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। और उसने कहा था कि इस समझौते को जो है कभी भी तोड़ा जा सकता है अगर वो रिप्रेजेंटेटिव मनमानी से रूल करता है, अगर वो राजा मोनार्क बन गया है, अगर वो राजा प्रॉपर तरीके से प्रजा की सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको कभी भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो राजा बना हुआ है उसको वापस लिया जा सकता है। जिन लोगों ने उसको बनाया था वो उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी रूसो की थिंकिंग थी। तो यहाँ पर लॉक के बाद एक दूसरा थिंकर आ जाता है जो कौन सी बुक लिखता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें समझाता है कि जो समझौता है वो लोगों के बीच में और राजा के बीच में जो है एक समझौता है। इसके बाद आपका तीसरा थिंकर पढ़ेंगे हम यहाँ से मोंटेस्क्यू एक थिंकर है जिसने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो बुक याद रखनी है मोंटेस्क्यू की, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसके अंदर मोंटेस्क्यू क्या बताता है? इस बुक के अंदर जो है मोंटेस्क्यू बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जो है पावर का डिवीज़न किया जाएगा। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर जो है मोंटेस्क्यू ने दिया था
ये 3 चीज़ों का स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या चलेगा। एक के अंदर जिसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी जुडिशरी हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी, एक के अंदर एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, कार्यपालिका हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो है विधान पालिका हो जाएगी। विधान पालिका यानी आपका लेगिस्लेचर हो जाएगा। तो 3 हिस्सों में पावर का डिवीज़न कह रहा है। तो पावर का डिवीज़न पूछे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर पावर के डिवीज़न का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पावर किसने बांटी है 3 हिस्सों के अंदर, तो मोंटेस्क्यू ने बांटा है भाई पावर को। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थिंकर्स का जो है रोल है। थिंकर्स के रोल को फिर से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ से आपका लोक नाम का थिंकर हुआ है। लोक ने कहा है कि किस तरीके से जो है आप टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या बोलोगे, बोलोगे कि कोई डिवाइन पावर, कोई दैवीय शक्ति राजा की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रूसो आ जाता है, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फिनोमेना दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने बताया है कि वो लोगों के बीच में और राजा के बीच में समझौता होता है, अगर फॉलो राजा नहीं करता है तो वो समझौते को तोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा जो है आपका मोंटेस्क्यू हो जाता है, जो कहता है द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर कि डिवीज़न ऑफ पावर जो है होनी चाहिए। इसके बाद लोक है, मोंटेस्क्यू डिवीज़न ऑफ पावर कहता है कि लेजिस्लेटिव के अंदर, जुडिशरी के अंदर और जो थर्ड है आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर पावर को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से जो है आपका बताया गया है रोल ऑफ थिंकर्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रोल ऑफ थिंकर्स को भी, तीनों थिंकर्स के रोल को ज़रूर याद रखना, तीनों उनकी बुक याद रखना, ठीक है, तीनों उनके कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसने जो है कॉन्सेप्ट दिए थे। यहाँ पर फिर अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारी संसद है आज के टाइम में, वैसे ही फ्रांस के अंदर उस टाइम पर एक बॉडी थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल, ठीक है। ये एस्टेट जनरल क्या थी, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के जो है लोग बैठते थे, जो हैं आपके तीनों एस्टेट के लोग इसके अंदर शामिल होते थे और इसी का नाम जो है एस्टेट जनरल नाम रखा गया था। तो ये एस्टेट जनरल के लोग बैठे हुए हैं डिस्कशंस के लिए, जैसे पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, लेकिन ये भी फेयर नहीं थी। इसके अंदर भी एक कमी थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं दी गई थी, यानी समानता का जो सिद्धांत है वो फॉलो यहाँ भी नहीं हो रहा था फ्रांस के अंदर। तो इसमें भी लोगों को जो है इसके अंदर अगेंस्ट जाना पड़ा। तो देखिए लुई 16 ने जो है टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया। लुई 16 ने क्या डिसीजन लिया, टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया कि फ्रांस के लिए टैक्सेस को राइज़ किया जाएगा। जैसे ही फ्रांस ने ये डिसीजन लिया कि उस टैक्सेस को राइज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं था विदाउट द परमिशन ऑफ एस्टेट जनरल। इस एस्टेट जनरल के लोगों की उसको ज़रूरत थी, उसके बाद ही यहाँ टैक्स बढ़ना पॉसिबल था। तो एस्टेट जनरल की जो है मीटिंग बुलाई जाती है। ये ध्यान रखना, इससे पहले एस्टेट जनरल की मीटिंग बहुत पहले हुई थी, 1614 में हुई थी, और ये टाइम आ चुका है 1789 के आसपास का। तो इसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जानी है। क्यों बुलाई जानी है, क्योंकि जब तक ये रिप्रेजेंटेटिव इसको पास नहीं कर देंगे, इस बिल को पास नहीं कर देंगे, जब तक इस बिल को पास नहीं कर देंगे तो टैक्सेस राइज़ नहीं होंगे, जो है टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इसकी मीटिंग बुलाई गई थी। पहली मीटिंग, इससे पहले मीटिंग 1614 में बढ़ी थी, या अब बढ़ी है, या जो है अब 1789 के मई के अंदर बुलाई गई है ये असेंबली। याद रखना, यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है स्टार्ट होता है। तो इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को जब बुलाया गया तो ठीक है, बुला ली गई, लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत थी। जो फर्स्ट एस्टेट, जो सेकंड एस्टेट और जो थर्ड एस्टेट थी, इन सभी को एक एक वोट का राइट था। एक वोट फर्स्ट एस्टेट दे सकती है, एक वोट सेकंड एस्टेट दे सकती है, एक वोट थर्ड एस्टेट दे सकती है। तो कहाँ जाएगा फैसला, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई फर्स्ट एस्टेट को कोई टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं। सेकंड एस्टेट भी इंजॉय कर रहा है, टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों मिल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 2 वोट हो जाएंगे,
और थर्ड एस्टेट का फिर से एक वोट रह जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये पार्शियल थी। भाई पार्शियल थी इसलिए थी कि क्योंकि बराबर राइट्स तो मिले ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के तो एक एक वोट हैं, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के तो एक एक वोट दे दिया आपने, लेकिन थर्ड एस्टेट का भी एक ही वोट है, और ये दोनों एक साइड जाने हैं, होने हैं, मिलने हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से पार्शियलिटी करी गई थर्ड एस्टेट के साथ। तो यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया भाई। वहाँ पर जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो अब एजुकेटेड हो चुके थे, हमने देखा आगे एजुकेटेड पढ़े लिखे हो चुके हैं, क्लब्स ज्वाइन कर चुके हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रूसो, लोक, मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर्स को पढ़ते हैं। अब उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता चल गया है कि क्या क्या चल रहा है देश दुनिया के अंदर, और इस तरीके से कहीं ना कहीं हम भी रिवोल्ट करेंगे इस चीज़ के ख़िलाफ़, हम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम भी अपने लिए रूल्स बनाएंगे। तो वो कहते हैं, थर्ड एस्टेट वाले कहते हैं कि भाई ऐसा करो, हर पर्सन को 1 वोट का राइट दे दो आप, और फिर वोट कराते हैं। तो ऐसा स्टेट जनरल करने से मना कर देती है, यानी राइट टू वोट मांगा गया जब स्टेट जनरल से, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सभी को राइट टू वोट नहीं देंगे, हम तो यही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि एक वोट फर्स्ट स्टेट के पास, एक वोट सेकंड के पास, और एक तुम्हारे पास। तो ये तो पार्शियल हो गया था। तो क्या करते हैं जो लोग होते हैं थर्ड एस्टेट के, जो पीजेंट्स, फार्मर्स, जो मर्चेंट्स, जो लॉयर्स होते हैं, वो सब क्या कर देते हैं, वो उसको एस्टेट जनरल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पर एक जगह होती है टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ बहुत फेमस है। तो टेनिस कोर्ट के अंदर ये सब बाहर आकर के इकट्ठा होते हैं वर्सलीज़ के अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखना वर्सलीज़ भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट स्थान है। तो वर्सली के अंदर टेनिस कोर्ट ओथ, वर्सली सिटी है, उसके अंदर टेनिस कोर्ट ओथ में ये लोग इकट्ठा होते हैं। किसके लिए? कि अब अपना एक नया संविधान बनाएंगे, हम इस स्टेट जनरल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इसके लीडर्स ध्यान रखना, जो मिराबेऊ और एबेसइस जो हैं, इसके 2 लीडर्स थे, ठीक है। मिराबेऊ को क्या था, एक अच्छी फैमिली, नोबल फैमिली से था, फिर भी क्या करता था, फिर भी थर्ड एस्टेट के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसको लगता था कहीं ना कहीं कि थर्ड एस्टेट के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरा पर्सन जो था एबेसइस जो था, वो एक प्रीस्ट था, वो एक पुजारी था, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो ये फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता था। मिराबेऊ सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता था, लेकिन लड़ किसके लिए रहे थे? थर्ड एस्टेट के राइट के लिए लड़ रहे थे। ये जहाँ इकट्ठे हो रखे हैं वो जगह दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है थर्ड एस्टेट के लोग जो हैं सुनने के लिए टेनिस कोर्ट ओथ के अंदर मिराबेऊ और एबेसइस को सुनने के लिए, जो उनके लीडर्स हैं उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोनार्की को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से टेनिस कोर्ट ओथ भी याद रखना किस लिए हुई थी, एस्टेट जनरल को बॉयकॉट कर दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो रीज़न क्या था, राइट टू वोट नहीं दे रहा था और टैक्सेस इम्पोज कर रहा था। अब क्या होता है, 14 जुलाई जो है आपकी 1789 के अंदर बेस्टिल के फोर्ट के अंदर जो है चले जाते हैं रिवोल्यूशनरीज़। वहाँ से जो है एमिनिशन के उसमें जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये वही है। तो 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, बेस्टिल के फोर्ट पर अटैक करते हैं वहाँ के जो आंदोलनकारी लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं, मैनोर दिया गया है, ठीक है। मैनोर्स क्या होता है, जो नोबल्स की जो रिलेटेड, नोबल्स से जो रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी वो मैनोर के अंदर काउंट होती है, मैनोर के अंदर काउंट होती है। चैटुएक्स उनके रहने वाले हाउसेस थे जहाँ पर नोबल्स रहते थे, तो लोग इन पर भी अटैक कर देते हैं जब बेस्टिल पर अटैक करते हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अब देखिए आगे 4 अगस्त आ गया है 1789 का, और यहाँ पर क्या होती है, असेंबली एक डिक्री होता है, एक ऑर्डर पास करती है, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, 4 अगस्त 1789 का टाइम आ चुका है, एक ऑर्डर पास कर दिया है इसने, और ये फ्यूडल सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम है, जो स्पाइडर एंड द फ्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उसको ख़त्म कर देते हैं। द स्पाइडर एंड द फ्लाई में द स्पाइडर कौन होता है, द स्पाइडर होता है वो नोबल, वो ज़मींदार, और फ्लाई होती है वो पीजेंट जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो उसको ख़त्म कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि फ्यूडल सिस्टम को जो है अब ख़त्म किया जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर जो है सभी को राइट्स दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न का, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक्टिव सिटीज़न किन को बोला जाता है? एक्टिव सिटीज़न उनको बोला जाता है जिनके पास राइट टू वोट था, ठीक है, जिनके पास राइट टू वोट है उनको एक्टिव सिटीज़न बोला जाता है। हालांकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे अभी इंडिया में मिली हुई है सबको, अब तो बाकी सभी कंट्री में मिल गई कि भाई एक फ़िक्स एज के बाद सब वोट कर सकते हैं, वो राइट टू वोट वहाँ पर नहीं मिला हुआ है अभी वहाँ पर जो हैं वो लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं ना, वहाँ पर अभी उन्हीं को राइट टू वोट मिला है, ये ध्यान रखना। रिवोल्यूशन बेशक हो चुका हो, वहाँ की एक नेशनल असेंबली बेशक बन चुकी हो, नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट ओथ में बनी थी वो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर बेशक बन चुकी हो, वो नए संविधान की तरफ बेशक बढ़ रहे हों, लेकिन राइट टू वोट अभी भी सबको नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न में। पैसिव सिटीजन्स के पास कोई राइट टू वोट नहीं है, इनमें वुमेन, चिल्ड्रन और 25 साल से कम उम्र के लोग आ जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत टैक्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है जिनके पास, सिर्फ उन्हीं के पास अभी राइट टू वोट है और उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो है आपका 4 मिलियन की पॉपुलेशन के आसपास, 28 मिलियन में से 4 मिलियन के आसपास ही सिर्फ राइट टू वोट हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग, बोल सकते हो आप कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके पास अब भी राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जो है 3 मिलियन के आसपास जो हैं आपके ऐसे लोग हैं जिनके पास अब भी, वो पैसिव सिटीजन में काउंट हैं, जिनके पास अब भी राइट टू वोट नहीं है। अब यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ सेलेक्ट कैसे होंगे वो तरीका देखिए। जो टेनिस कोर्ट ओथ में बनी थी उसका नाम नेशनल असेंबली है और कह रहा है कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना कि जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। वो कैसे थी? वो इस तरीके से थी, देखिए पहले पे आता है एक्टिव सिटीजन्स, भाई जो जिनके पास राइट टू वोट है वो वोट करेंगे इलेक्टोर्स को। इलेक्टोर्स यानी बीच में एक कड़ी है, जो लोग बहुत हाई टैक्सेस पे करते हैं वो इलेक्टोर्स के लिए चुने जाते हैं। एक्टिव सिटीजन जो है जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं, वो एक्टिव सिटीजन में चुने जाते हैं। तो एक्टिव सिटीजन वाले लोग वोट कर रहे हैं इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स अपने क्या कर रही है, अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रही है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन रही है, इसके साथ साथ जो है आपका कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर नेशनल असेंबली चुनी जा रही है, तो इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे अभी हम बोल सकते हैं भाई कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड है कि इनडायरेक्टली? तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्योंकि लोग वोट करते हैं एमपी एमएलए को, और एमपी एमएलए चूज़ करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति भी क्या हो गए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली किस तरीके से इलेक्ट होती थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से इलेक्ट होती थी। फ्रांस की नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। जो एक्टिव सिटीजन थे वो वोट करते थे इलेक्टर्स को, जो इलेक्टर्स थे वो वोट करते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के नेशनल असेंबली बनाते थे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से जो फ्रांस रिवॉल्यूशन ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप बढ़ाया है, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, यानी कि मानव अधिकारों के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में यहाँ से जो है एक स्टार्ट हो गया है नया चैप्टर, कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को वहाँ पर मानव अधिकार दिए जाएंगे, जिसके अंदर जो है बोल सकते हो आप जो है उनको वोट के राइट मिल चुके थे। हालांकि लिमिटेड था, पर वोट टू राइट मिल चुका था, प्रॉपर्टी मिल चुकी थी। प्रॉपर्टी के अलावा और क्या मिला था? प्रॉपर्टी के अलावा जो है उनको जो है सोवरेनिटी, ठीक है ना, प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी की पावर मिल चुकी थी। यहाँ से उनको फ्रीडम मिल चुकी थी, लिबर्टी मिल चुकी थी। जो हमारे आज भी जो हमारी प्रियम्बल है, आज जो हमारी प्रियम्बल है उसके अंदर आज भी जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया है। तो इसलिए यहाँ से आप समझ सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे आया। आज समझ सकते हो आप यहाँ से कि यहाँ पर एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन बन चुका था, जिसके अंदर वुमेंस का जिक्र नहीं है लेकिन मेंस का है। और इस राइट्स के अंदर वहाँ पर लोगों को फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो फ्रीडम ही हो गई। इसके अलावा सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता, ठीक है, और जो है राजा की मनमानी के खिलाफ जो है कुछ राइट्स मिल चुके थे। अब ऐसे किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती, लॉ के अकॉर्डिंग ही जो है किसी को सज़ा दी जाएगी। तो
तो इस तरीके से लोगों के पास जो राइट्स आए उनको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, और इसको एक जो है बोर्ड पे पेंट किया गया था, इसको एक पत्थर के ऊपर पेंट किया गया था, जिसके ले बारबियर जो हैं इसके जो है इन्होंने ये पेंट की थी। तो ये भी याद रखना है आपको यहाँ से। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन किसने पेंट की थी, तो यहाँ एक आर्टिस्ट हैं ले बारबियर इन 1790, उन्होंने जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन पेंट किया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन आ चुका है। जो हमारी सोवरेनिटी जो है हमारी भाईचारे की जो भावना है, लिबर्टी की भावना है, वो कहाँ से आई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी, और इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से आई थी। आपको सिंबल याद रखना है, सिंबल से भी क्वेश्चन बना सकता है, इजीली है यहाँ से क्वेश्चन बनना, क्योंकि सिंबल्स बहुत सारे दिए गए हैं। ब्रोकन चेन दी गई है, ठीक है, रॉयल पावर का स्कल्पचर दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर आई दी गई है, रेड कैप दी गई है, एक स्नेक बाइट कर रहा है अपनी टेल को, वो दिया गया है, विंग्ड वुमेन दी गई है, और फ्रांस के फ्लैग के 3 कलर ब्लू वाइट रेड ये दिए गए। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से बता रहा है कि ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन, ये जो चेन टूटी हुई है 2 हिस्सों में, ये क्या डिनोट कर रही है? स्लेव्स की फ्रीडम, यानी जो दास थे, जो स्लेवरी थी, फ्रांस के अंदर स्लेवरी है इस टाइम पर, वो अफ्रीका से ला करके जो है दास स्लेव बना रहे हैं अपने फार्म में खेतों में काम करने के लिए। तो जब स्लेव्स को फ्री किया जाता है तो ब्रोकन चेन शो करती है किस तरीके से स्लेव्स फ्री हो चुके हैं। इसके अलावा बंडल ऑफ रोड्स दिखा रहा है कि बंडल ऑफ रोड्स क्या शो करते हैं, तो बंडल ऑफ रोड्स शो करते हैं कि यूनिटी में पावर है, कि आप एक साथ मिलकर के रहोगे तो आप ज़्यादा पावरफुल बने रहोगे, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहोगे। ये चीज़ ये बंडल ऑफ रोड्स आपका शो करता है, ठीक है। द आई विद ए ट्राइंगल रेडियंट लाइट, तो क्या शो कर रही है? नॉलेज को शो कर रही है। एक ट्राइंगल के अंदर एक आँख बनाई हुई है, ये शो कर रही है कि नॉलेज आ चुकी है, लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, लोगों के अंदर ज्ञान आ चुका है, तो उस चीज़ को शो करती है। इससे नेक्स्ट आपका स्कैप्चर है, ये रॉयल पावर को सिंबल करता है, जिसके पास राजा की शक्तियाँ थी उसको शो करता है। स्नेक बाइटिंग एटर्निटी, जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो चीज़ होती है, एटर्निटी अनंत काल तक चलती है, उस चीज़ को शो कर रही है कि किस तरीके से लोगों की फ्रीडम है वो अनंत काल तक चलेगी, लोग फ्री रहेंगे, उन चीज़ों को शो कर रहा था। ये रेड कैप वो लोग पहनते थे जो स्लेव्स फ्री हो जाते थे, जो स्लेव्स फ्री हो जाते थे वो कौन सी कैप पहनते थे? रेड कैप। तो रेड कैप क्या शो करती है? फ्रीडम ऑफ स्लेव्स। कहीं ना कहीं रेड कैप फ्रीडम ऑफ स्लेव्स शो कर रही है भाई, कि जो है दास जो हैं वो स्लेव्स जो हैं वो फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, उनके मास्टर्स से। विंग्ड वुमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ शो करती है भाई, ये जो एक वुमन को जो है पंख लगे हुए हैं वो लॉ को शो कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉ सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल पावर देता है। और ये फ्रांस का फ्लैग जो है आपका ब्लू वाइट एंड रेड कलर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर बताई गई थी, सिंबल्स में याद रखना। ब्रोकन चेन स्लेव्स का फ्री होना, बंडल ऑफ रोड्स यूनिटी को शो करता है, ट्रायंगल नॉलेज को शो करता है, स्कैप्चर रॉयल पावर को, स्नेक इटर्निटी को, रेड कैप फ्रीडम ऑफ स्लेव्स को, विंग्ड वुमेन लॉ को, और ये आपके 3 कलर फ्रांस के हो चुके हैं। आज भी देख सकते हो यही कलर्स हैं। फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो देखिए फ्रांस के अंदर जो है मोनार्की ख़त्म हो चुकी है, जो राजशाही है उसको ख़त्म करने की तरफ हम यहाँ से जा रहे हैं। अब राजा वाली पावर्स ख़त्म हो जाएंगी और एक गणतंत्र कहते हैं ना, जहाँ लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए, वहाँ का राजा, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो रिपब्लिक की तरफ फ्रांस आगे बढ़ने जा रहा है। होता क्या है कि जो वहाँ का जो किंग होता है ना, वो किंग एक सीक्रेट ट्रीटी कर लेता है, एक गुप्त संधि कर लेता है पर्शिया के साथ। किस चीज़ के लिए? कि भाई आज मेरा राज गया है, आज मेरी पावर्स जा रही हैं, कल को तुम्हारी पावर्स भी जाएंगी, तुम्हारे यहाँ भी मोनार्की है। तो वो चीज़ कर लेता है, गुप्त संधि कर लेता है। गुप्त संधि होने की वजह से वहाँ के लोगों को पता चल जाता है ये बात, वहाँ के रिवोल्यूशनरीज जो हैं उनको पता चल जाता है, और वो वॉर कर देते हैं 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया। जो फ्रांस का मैप देखोगे आप, उसके जो है नज़दीक लगते जो स्टेट हैं दोनों, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, उनके अगेंस्ट वॉर कर देता है कि तुम किस तरीके से जो है हमारी कंट्री में हस्तक्षेप कर रहे हो। तो यहाँ से ये भी वॉर यहाँ पर लड़ता है। यहाँ पर एक सॉन्ग का जिक्र है भाई, ये याद रखना, मर्सिडीज नाम का सॉन्ग है फ्रांस के अंदर जो गाया जाता है, और रोजेट डे लेस्ले ने जो है इसको कंपोज किया है।
यानी इस सॉन्ग को बनाया किसने है? रोजेट डे लिस्ले ने। कौन से सॉन्ग को? मसलीस को। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि यही जा कर के नेशनल एंथम बनता है फ्रांस का। तो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस में पूछ लेगा कि नेशनल एंथम क्या है फ्रांस का, तो यहाँ से ध्यान रखना मसलीज नाम का जो है आपका सॉन्ग जो है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर गाया गया था, जिसको बनाया था रोजेट डे लिस्ले ने, वही नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो देखते हैं किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज यहाँ फाइट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लब्स हैं, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन्स क्लब्स क्या हैं? सेंट जैकोबिन्स के नाम पर, ठीक है ना, सेंट जैकोबिन्स के नाम पर जो एक संत थे उनके नाम पर जो है ये बने थे। ये पॉलिटिकल क्लब्स थे भाई। पॉलिटिकल्स यानी यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, ठीक है, कि कौन सा रूल बेटर है, क्या लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या चीज़ें लोगों को, क्या फैसिलिटी लोगों को जो है मिलनी चाहिए, उस चीज़ को जो है ये डिस्कस करते थे। पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे कहाँ पर? जैकोबिन्स क्लब्स के अंदर। और इन क्लब्स का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका नाम ध्यान रखना। एक टाइम आएगा फ्रांस के अंदर, एक दौर आएगा फ्रांस के अंदर जब इसका रोल रहेगा। तो मिलियन रोबेस्पियर लीडर है किनका? जैकोबिन्स का। जैकोबिन पॉलिटिकल क्लब्स हैं। क्या हैं? पॉलिटिकल क्लब्स हैं जिनके अंदर डिस्कशंस, चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। इन जैकोबिन्स को एक और नाम मिल जाता है, सेंस क्लूटोज। क्या मिल जाता है? सेंस क्लूटोज, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर, तो देखिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, जहाँ हमारा क्या है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जिक्र था। किस तरीके से बताया जाता है कि वो लीडर है किनका? जैकोबिन क्लब्स का, जो पॉलिटिकल क्लब्स। आपको याद हो जो ये 1791 से, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, 1799 तक जो टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड था, उस टाइम में भी वो फ्रेंच कंट्री, फ्रेंच सोल्जर्स या कह लीजिए फ्रेंच के साथ, नेपोलियन के साथ ट्रीटी करने के लिए जो है वो मतलब एक तरीके से अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो जो है नेपोलियन को बुलाता भी है यहाँ पर, लेकिन आता नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि टीपू सुल्तान भी क्या था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा था। फ्रेंच पीपल्स भी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो यहाँ पर आपके जो है इंडिया में भी टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब्स बनाए थे। अगर आप ये 8th की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जिक्र जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे वापस फोकस करते हैं। जैकोबिन क्लब एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं वहाँ पर, जो क्या लेकर के आए हैं, ये फ्रांस के अंदर एक नया गवर्नमेंट सिस्टम लेकर के आए हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उनको जो है उन्होंने क्लब्स ज्वाइन कर लिए हैं। और फ्रांस के अंदर जो लंबे टाइम से जो मोनार्की चल रही थी उसको हटा दिया है, नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश कर ली है, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया है। तो मैं कह रहा था कि जैकोबिन क्लब्स को सेंट जो है क्लूटोज बोला जाता था, क्योंकि एक तरीके से जो है नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस क्या है? वो जो लंबे लंबे जूते जो आपने देखे हों कई बार, जो घुड़सवार पहनते हैं, या कई बार आपने देखे हों जो आपके सड़क बनाने वाले लोग पहनते हैं ना, लंबे जूते। तो वो लंबे जूते जो क्या थे, वो लंबे लंबे जो शूज़ थे, वो एक तरीके से फ्रांस के अंदर जो नोबल्स लोग थे, जो एक तरीके से वेल्दी पर्सन्स थे, उनको डिनोट करते थे, ठीक है। लेकिन क्या था, जैकोबिन्स क्लब्स के जो लोग थे वो वैसा नहीं करते थे। तो जो विदाउट जो है, जो आपका नी ब्रीचेस पहनते थे, उनको जैकोबिन्स बोला जाता था। एक तरीके से ये अपोज करने का उनका तरीका था। रेड कैप के साथ साथ ये लिबर्टी को शो करते थे, एक तरीके से आज़ादी को शो करते थे कि हम उस फैशन ट्रेंड को नहीं फॉलो करते जिसको वेल्दी रिच पीपल फॉलो करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, 1792 का टाइम आ जाता है आपका। 1792 के अंदर जो लुइस 16 की जो होती है फैमिली, रॉयल फैमिली होती है, उसको जेल जो है दे दी जाती है, उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, 21 साल और उससे ऊपर के लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है। आपको अगर पता हो तो 1940 जो है आपका, 1950 से जो है आपका, जब आपका इंडिया रिपब्लिक बना, राइट टू वोट मिला, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है इंडिया में भी 21 ईयर्स के अंदर जो है आपका राइट टू वोट दिया गया था। फिर 61st अमेंडमेंट के थ्रू उसको चेंज कर दिया गया था, 18 ईयर्स कर दिया गया था, जो फिलहाल 18 ईयर्स है। तो फ्रांस के अंदर भी राइट टू वोट एक टाइम 21 ईयर्स कर दिया गया। जो एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा हटाया गया और एज को जो थोड़ा सा कम किया गया। इसके बाद देखिए अब आती है एक इम्पोर्टेंट डेट कि जो है 21 जो सितंबर है, उस 1792 को वो
ऑफिशियली जो है आपका मोनार्की को अबोलिश कर दिया जाता है। अभी तक तो अपोज चल रहे थे, उनके अगेंस्ट लॉज बनाए जा रहे थे, उनको जो है हटाया जा रहा था, छोटी छोटी बैटल्स लड़ी जा रही थी। लेकिन अब जो है ऑफिशियली रूप से जो है आपका प्रॉपर तरीके से 21 सितंबर 1792 को मोनार्की अबोलिश हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, ये जो डेट्स हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मायने रखती हैं। हमने देखा था 5 मई को जो है क्या हुआ था, 1789 को क्या हुआ था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद 20 जून को क्या हुआ था, 20 जून को जो है आपका टेनिस कोर्ट ओथ के लिए बुलाया गया था। 4 अगस्त 1789 को जो है फिर से जो है क्या बता दिया गया है कि जो है लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। ये डेट भी जो है आपका सामने आई है। फिर से उन्होंने जो है जो नेशनल असेंबली काम करने लग गई थी। नेशनल असेंबली के काम करने के बाद जो है जैकोबिन्स क्लब से उन्होंने रूल एस्टैब्लिश कर लिया है। किंग की फैमिली को पहले तो जेल में डाल दिया गया और फिर 21 सितंबर को ऑफिशियली रूप से एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहां गणतंत्र हो, जहां लोगों का शासन हो, जहां का रूलर्स लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी, फिर से जिक्र कर रहा हूँ मैं, यहाँ की जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। उसका तरीका बता दिया था कि एक्टिव सिटीजन चूज़ करते थे इलेक्टोर्स को उन लोग होते थे जो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स पे करते थे, थोड़ा सा अमीर होते थे। इलेक्टर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते थे और ये रिप्रेजेंटेटिव इस नेशनल असेंबली के अंदर बैठते थे और इसी से जो है आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ की नेशनल असेंबली हो जाती है। तो इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर एक दौर आता है जब बहुत से लोगों को जो है ग्लूटाइन किया जाता है, एक तरीके से उनकी जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी दी जाती है। लेकिन फांसी का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी देखेंगे, वो भी जानने के लायक है, जो है रोमांचक चीज़ है। तो देखिए लुईस 16 को जो है और उसकी रानी को भी फिर जो है 21 जनवरी 1793 को, यानी 1774 से जिस राजा का शासन शुरू हुआ था उसका एंड आ चुका है। 1793 में जो है उसको फांसी दे दी जाती है, उसको डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशन दे दिया जाता है। अब एग्जीक्यूशन कैसे दिया जाता है वो देखिए आप, एग्जीक्यूशन ग्लूटाइन कर दिया जाता है। कहाँ पर, द पैलेस डे ला कॉनकोरेड, ये जो है यहाँ पर स्थान का नाम दे दिया है कि लुईस 16 को कहाँ पर जो है फांसी दी गई थी। तो इस तरीके से फांसी का ग्लूटाइन कर दिया जाता है। ग्लूटाइन वर्ड समझने की चीज़ है, देखिए क्या होता है। एक तो ग्लूटाइन समझने की चीज़ें देखिए, एक वुडन का जो है बोर्ड लगा हुआ है, इसके यहाँ पर जो है एक जो है सिर रख दिया जाता था, यहाँ एक फरसा होता था बड़ा, ठीक है, और जो है रस्सी से जुड़ा होता था। यहाँ पर जिसको एग्जीक्यूशन देना होता, फांसी देनी होती, उस पर्सन की गर्दन रखवा दी जाती और ऊपर से जो है फरसा है, ये ऊपर से जो ब्लेड है, शार्प ब्लेड है आयरन का, उसको छोड़ दिया जाता और यहाँ से जो गर्दन जो है उसकी अलग होकर गिर जाती। और यही हुआ आपके लुईस 16 के साथ, ग्लूटाइन कर दिया गया था। इसका नाम ग्लूटाइन क्यों है, इस फांसी देने के तरीके का नाम ग्लूटाइन क्यों है वो आगे देखेंगे। मैरी एंटोनिएट जो उसकी क्वीन थी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, भाई किंग है क्वीन है, लुईस 16 की क्वीन का नाम मैरी एंटोनिएट है, उसके साथ भी यही हुआ। जो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही थी वहाँ पर, जो राजा की ज़्यादातर पावर्स यूज़ कर रही थी, जिसका मेन रोल था राजा को वहाँ से कहीं ना कहीं, राजा के डिसीजंस में, राजा उस टाइम पर सिर्फ 19 ईयर्स का था, तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये भी नहीं ले पाया और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में था जो अपनी क्वीन से। तो एक दौर आता है जहाँ पर 1790 जो है आपका बोल सकते हो 2 से 1794, ये 2 साल का दौर आता है जिसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रेन ऑफ टेरर के नाम से 2 साल का दौर जो है इसको बोल सकते हो आतंक का शासन। तो आप पूछोगे भाई ये कैसे हुआ सर, आतंक का शासन कैसे आ गया? अभी तो हमने मोनार्की को हटाया है, मोनार्की को हटाया था अभी रिसेंटली, रिपब्लिक बनाया था, यहाँ रिपब्लिक बना दिया, फिर भी आप कह रहे हो आतंक का शासन आ गया है, रेन ऑफ टेरर आ गया है। तो देखिए क्या हुआ, जो जैकोबिन्स का लीडर था, जैकोबिन्स के लीडर का नाम बताया था, जैकोबिन्स का दूसरा नाम बताया था, पॉलिटिकल क्लब्स थे और कहा था मैंने क्या था, ये जो है सांस क्लूटोज थे। क्या थे? सांस क्लूटोज। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लंबे जूते नहीं पहनते थे, ये उसका अपोज करते थे, ठीक है ना, तो उस वजह से सांस क्लूटोज, यानी जो नी ब्रीचेज, ऊपर लंबे जूते ना पहनने वाले लोग। अब ये जैकोबिन्स क्लब्स का जो लीडर था ये था रोबेस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैंने कहा था ना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का नाम दोबारा आएगा। तो रेन ऑफ टेरर को लाने वाला, रेन ऑफ टेरर के ड्यूरेशन के दौरान किसका रूल था, कौन लीडर था? तो ये रेन ऑफ आतंक का जो शासन है, इस आतंक के शासन को लाने के अंदर, इस रेन ऑफ टेरर को लाने के अंदर रोबेस्पियर का मेन रोल रहता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। क्या होता है, जब ये नई सरकार को चलाते हैं फ्रांस के अंदर,
तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर ग्लूटोइन होते हैं जो ये डिवाइस बनाते हैं, जो अभी अभी मैंने ये डिवाइस बताई थी ना, इस तरीके से बोर्ड के ऊपर ब्लेड लगा होता है और यहाँ से गर्दन रखवा दी, ऊपर से ब्लेड छोड़ दिया और यहाँ पर भाई साहब ये मुंडी आगे जाके गिरेगी और जो है बाकी बॉडी इस साइड रह गई। तो एग्जीक्यूशन का तरीका भाई, अलग अलग एग्जीक्यूशन के तरीके थे फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये ग्लूटोइन डिवाइस, ठीक है ना, आ जाए कि जो है क्या कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती थी एग्जीक्यूशन के लिए फ्रांस के अंदर, तो ये ध्यान रखना। ग्लूटोइन, डॉक्टर ग्लूटोइन इसकी डिस्कवरी करी थी भाई। इसकी डिस्कवरी करने वाले का नाम भी क्या था, ग्लूटोइन था, तो उसके नाम पर ही इस डिवाइस का नाम पड़ा था, जो है जो तरीका था एग्जीक्यूशन का, फांसी देने का। तो क्या होता है, रोबेस्फियर ने 1792 से 1794 के बीच में बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जो है मारना स्टार्ट कर दिया भाई। तो बिल्कुल भी अच्छा दौर नहीं था, ठीक है। जो भी एक तरीके से लोगों की जो फ्रीडम थी वो वापस से ख़तरे में आ गई थी, क्योंकि इसने बहुत सारे नोबल्स को, बहुत सारे क्लर्गी के लोगों को, चर्च के लोगों को, इवन थर्ड एस्टेट के लोग भी जो इसका अपोज करते थे, उनको भी जो है इसने एग्जीक्यूशन का ये तरीका दी, एग्जीक्यूशन के इस तरीके से, ठीक है ना। इस मुंडी से समझ जाना एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है, ग्लूटोइन है, अलग करवा दिया, गर्दन अलग करवा दी भाई धड़ से। तो बहुत ज़्यादा सीवर कंट्रोल, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल का तरीका, कि शासन जब कंट्रोल में आ जाए, एक डिक्टेटर टाइप की फॉर्म कहीं ना कहीं कह सकते हो यहाँ पर आ गई थी। और जो है पनिशमेंट देने का तरीका सीधा एग्जीक्यूशन भाई साहब, सीधा एग्जीक्यूशन, पकड़ो गर्दन उड़ा दो, चाहे वो राजा रानी ही क्यों ना हो, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट के लोग हों, सेकंड के हों, थर्ड एस्टेट के लोग भी अगर अपोज कर रहे हैं, वो भी अगर फ्रीडम मांग रहे हैं या कुछ प्रिंट कर रहे हैं मनमानी तरीके से, तो उनको भी एग्जीक्यूट कर दो। तो डॉक्टर ग्लूटोइन की इस डिवाइस का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ इस टाइम पर हो रहा था, ठीक है ना। फ़ोन के जैसे हो रहा था, आज जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वैसे ही सेम यूज़ हो रहा था। पकड़ो भाई ग्लूटोइन की डिवाइस पे लाओ और उड़ा दो गर्दन। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है, जो गिल्टी पाए जाते थे, उनको फांसी दे दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक काफ़ी ज़्यादा रेन ऑफ टेरर जो है लाया गया था। हालांकि थोड़े बहुत सुधार भी थे, ऐसा नहीं था। मीट और ब्रेड जो है, खाने की चीज़ें जो हैं वो राशन में दी जाने लगी थी, ठीक है। और एक इसने इक्वल ब्रेड का कॉन्सेप्ट, यानी अब अमीर और गरीब का आटा अलग नहीं होगा, ठीक है। सब एक जैसा खाएंगे, चाहे फर्स्ट एस्टेट के हों, सेकंड एस्टेट के हों, थर्ड एस्टेट के लोग हों, सब एक जैसी ब्रेड मिलेगी सबको, ठीक है ना। प्लेन इक्वली ब्रेड का पेन डेलीगेट का कॉन्सेप्ट लेके आया था कि सभी को जो है बराबर खाने को मिलना चाहिए, एक क्वालिटी का मिलना चाहिए, अलग अलग क्वालिटी मत लेके आओ अमीर गरीब के लिए। तो ये चीज़ें करी, राशन में जो है चीज़ें देने लगा, थोड़ी सी चीज़ें भी सही कही थी। और जो है आपका ले सिटोयन का और सिटोयने का, यानी जो है आपका फ्रांस जो है, फ्रांस की जो फ्रांस को फादरलैंड, जैसे हमारे इंडिया में मातृभूमि कहा जाता है ना, भारत माता को मातृभूमि है, सिटोयन वहाँ का सिटीज़न है। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट था वो भी लेकर के आया था कि फ्रांस के लिए जो है एक फादरलैंड के तौर पर और सिटीज़न वहाँ के जो है सिटोयने के तौर पर जाना जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट, एक तरीका का बोल सकते हो आप, एक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है इस टाइम में आया था। तो रेन ऑफ टेरर में ये दो ही बातें थी, ज़्यादा तो ज़्यादा मेन नहीं है। एक तो इसको लाने वाला कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर इसको लाने वाला था। डॉक्टर ग्लूटोइन एग्जीक्यूशन की एक डिवाइस है, काफ़ी ज़्यादा सीवर कंट्रोल और पनिशमेंट यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है। और साथ साथ जो है मीट ब्रेड राशन में मिलता है, इक्वल ब्रेड का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। और ले सिटोयन और सिटोयन यानी फादरलैंड और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लेकर के आया है। तो ये दो चीज़ें रेन ऑफ टेरर में आई थी। अब क्या हुआ भाई, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सच है। 1770 जो 94 जो टाइम आया, रोबेस्फियर को भी क्या कर दिया गया, ग्लूटोइन कर दिया गया। यानी जो सब लोगों को ग्लूटोइन कर रहा था ना भाई साहब, आप भी चलो, उसको भी ग्लूटोइन करके जो है गर्दन उड़ा दी गई। इसकी मैक्सिमिलियन रोबेस्फियर की भी, उसको भी जो है एग्जीक्यूशन करवा दिया बाद में, जब वो मनमानी तरीके से रूल करने लग गया। तो इस तरीके से फिर एक नया, ठीक है ना, देखो मोनार्की थी, मोनार्की शिफ्ट करती है किस पर, जैकोबिन क्लब्स के रूल पर, जो कह रहे थे कि हमने रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दिया है। क्या कह रहे थे, रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दिया है इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू। उसके बाद 1794 के बाद एक 1794 से 1798 तक एक ऐसा रूल आता है जिसको डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। इसमें मेंबर्स ध्यान रखना भाई, 5 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस के अंदर? 5 मेंबर्स थे। रोबेस्फियर
कोई फांसी दे दी गई है, तो अब वो जैकोबिन क्लब्स वाला कॉन्सेप्ट है वो वीक पड़ गया है और अब वापस से जो है एक 5 मेंबर्स की जो कमेटी बना दी गई है, या कह सकते हो एक छोटी कार्यपालिका बना दी है, छोटी कार्यपालिका बना दी है जो काम करेगी फ्रांस के अंदर रूल करने का। लेकिन क्या हुआ, फिर वही चीज़ें हो गई, ये 5 लोग जो है बाकी लोगों से, बाकी असेंबली से लड़ने लग गए, ये इनकी बातें आपस में क्लैश होने लग गए लेजिस्लेटिव की, और इनके बीच में इंस्टेबिलिटी आ गई, अस्थिरता आ गई। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर मिलिट्री डिक्टेटर की तरफ जो है बढ़ता है, और वो मिलिट्री डिक्टेटर आएंगे भाई साहब आपके, कौन बन के आएगा, नेपोलियन, ठीक है ना, नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्टे, बोनापार्टे जो है यहाँ पर रूलर बन के आएंगे, किनके, फ्रांस के डिक्टेटर्स बन के आएंगे, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सब ने सुना है। 1815 में बाद में वाटरलू की बैटल के अंदर, वाटरलू की बैटल के अंदर फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, ठीक है, पर्शिया ने, काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर बाद में इसी नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन का रूल कैसे आया था, आज ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो फ्रांस के अंदर जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, मोनार्की से जैकोबिन्स आए, जैकोबिन्स से डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी ने भी लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। तो वीक सिस्टम को देखते हुए, कमज़ोर तंत्र को देखते हुए, नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर के रूप में सामने आया। फ्रांस का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो आपका 10th में टॉपिक है, जो बताता है नेपोलियन कितने अच्छे काम किए थे, नेपोलियन ने कितने बुरे काम किए थे, उन सभी चीज़ों को समझाएगा। ऐसा नहीं है कि नेपोलियन बोनापार्ट बुरा आदमी था, उसने फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम्स दी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा जो है उसने राइट टू बाय प्रॉपर्टी अलाउ कर दिया सबके लिए, उसने टैक्सेस कम कर दिए, जो डबल मतलब एक चीज़ों पे 13 बार टैक्स लगता था उसको कम कर दिया और एक सिंगल टैक्स में बदल दिया। तो मतलब जो चीज़ें वेट एंड मेजर्स लेकर के आया बराबर देश के लिए। तो नेपोलियन बोनापार्टे की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक 9th की एनसीईआरटी में यहाँ इतना ही बता रहा है इसके बारे में। और एक जो है आपका वुमेंस का भी है थोड़ा सा, कि वुमेंस की क्या कंडीशन थी। वुमेंस को राइट टू वोट जो है फ्रांस के अंदर नहीं मिला था, वो सिर्फ जो है काम कर रही थी, फूल वगैरह, फल वगैरह, सब्जियां वगैरह बेच रही थी। जो नोबल्स वगैरह थे उनके घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी नौकरानी का काम कर रही थी। इस तरीके से जो है उनकी उस टाइम पर लाइफ थी, और एक्सेस जो एजुकेशन को जो है ज़्यादा नहीं था, यानी फ्रांस के अंदर भी वही कंडीशन थी जो सब देशों में थी उस टाइम पर। वुमेंस की एजुकेशन को जो है भाई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन ये वर्किंग वुमेंस थी, ये थोड़ा सा यूनिक बनाता है इनको। रीज़न क्या है, फ्रांस के लोग उस टाइम पर ज़्यादातर क्या किस में थे, वॉर्स में, बैटल्स में एक्टिव थे, रिवोल्यूशनरी लोग थे, तो कहीं ना किसी बैटल्स में जाते रहते थे। तो यहाँ पीछे जो घर की जिम्मेवारी थी, घर की जिम्मेवारी थी वो वुमेन्स ही संभाल रही थी। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वर्किंग वुमेन जो है इस टाइम पर फ्रांस में है, लेकिन राइट्स नहीं मिले हैं, दिक्कत ये है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वुमेन्स के भी पॉलिटिकल क्लब्स कितने 60 के करीब, देखो कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव हो चुकी हैं वहाँ की वुमेन किस टाइम में, ठीक है ना। 18th सेंचुरी में फ्रांस की वुमेन कितनी एक्टिव हो चुकी हैं कि वहाँ पर वो क्या हो चुका है, क्लब्स बन चुके हैं। जैसे मैन के जैकोबिन क्लब्स थे, वैसे वुमेन्स के भी क्लब्स बन चुके हैं। और इनमें 2 क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। 2 क्लब्स का नाम दिया गया है 60 क्लब में से, तो याद रखना सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी क्लब किन का था, मैन का था, वुमेन का था, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है आपको। तो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन्स का क्लब था, रिपब्लिकन वुमेन इसमें तो आप पहचान जाओगे वुमेन्स का ही क्लब है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से 2 क्लब्स के नाम भी दिए गए हैं। एक लेडी बहुत फेमस है भाई यहाँ पर, ये याद रखना, ओलंपी डेगोस जो नाम की जो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेमस किस वजह से है, वो एक्टिव रिवोल्यूशनरी वुमेन है फ्रांस के अंदर। और उसने जिस तरीके से हमने पढ़ा, देखो तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन डिक्लेयर हो चुका था, उसको बनाया जा चुका था, उस पर उसको बनाने वाले का नाम भी ऊपर समझाया मैंने। इसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी लिखने वाली एक लेडी है, ठीक है ना। इस लेडी का नाम ध्यान रखना भाई, ओलंपी डेगुएस जो है इस लेडी का नाम है। और ये एक एक्टिव वुमेन रिवोल्यूशनरी है, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस की वुमेन्स में जो है उनका काम बताया गया है, क्लब्स बताए गए हैं 2, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन और ओलंपी डेगुएस का जिक्र बताया गया है। क्या लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, यानी जिस तरीके से मेंस के पास फ्रीडम लिबर्टी के राइट्स थे, वैसे ही कुछ राइट्स मांग रही है वो औरतों के लिए भी, ये इसने बताया है। और इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी।
तो भाई यहाँ पर देखिए दास प्रथा, दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा फेमस थी फ्रांस के अंदर इस टाइम में, और पूरा एक ट्रायंगल रूप में जो है व्यापार चल रहा है। इस तरीके से फ्रांस, अफ्रीका और अमेरिका जुड़े हुए हैं यहाँ पर स्लेव ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा है। भाई पूछ सकता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किस किस के बीच में हो रहा है। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रहा है भाई यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में। यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में, अमेरिका के बीच में। वो 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुका है। 17th सेंचुरी से ही जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी 1600 से 1700 के टाइम पीरियड में स्लेव ट्रेड वहाँ पर चालू हो चुका था। किस लिए लाए जाते थे भाई? प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर भाई, कॉफ़ी, चाय के बागान, फ्रूट्स के बागान, मेनली ग्रेप्स वगैरह वहाँ पर काम करने के लिए लाए जाते थे। तो पोर्ट सिटी का नाम दिया गया है बोर्डेक्स और नैंटे। इन बोर्डेक्स और नांटे नाम की सिटीज़ से, पोर्ट सिटी हैं भाई, बंदरगाह हैं, ये बंदरगाह वाले शहर हैं, दोनों बंदरगाह वाले शहर हैं। दोनों बंदरगाह वाले शहर से जो है ये ट्रेड चल रहा है। बोर्डेक्स नाम की है, नांटे नाम की पोर्ट सिटीज़ हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर जो है ट्रेड यहाँ होता था। अब यहाँ से समझ लो भाई, बिल्कुल समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ से समझ लो एक कॉन्सेप्ट आप, कि जो है क्या कह रहा है कि स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो है आपका अमेरिका आ गया है, यहाँ पर आपका यूरोप आ गया है यानी फ्रांस आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप आ गया है भाई। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो गया है। स्लेव ट्रेड में चीज़ें क्या क्या आ रही हैं देखो। अफ्रीका के अंदर जो तैयार टेक्सटाइल, जो तैयार कपड़ा था, मैन्युफैक्चर गुड्स, जितने प्रकार का सामान था, यूरोप से, फ्रांस से, सी के थ्रू यहाँ आता था। यहाँ से वो लोग क्या करते थे, जो है दास स्लेव्स, जो ब्लैक स्लेव्स थे, उनको ख़रीदते थे भाई। निगरोज नाम दिया गया उनके लिए, क्या, निगरो। तो उन ब्लैक स्लेव्स को ख़रीदते थे, अमेरिका जाते थे, ठीक है। अमेरिका कुछ स्लेव्स को बेचते थे, कुछ अपने साथ रख लेते थे। यहाँ से स्लेव्स के बदले में, मान लो यहाँ स्लेव्स उतार दिए, कुछ स्लेव्स उतार दिए, तो यहाँ से बदले में चीज़ें खरीद ली, शुगर, टबैको, कॉटन, यहाँ से ख़रीद लिया और वापस यूरोप आ गए। तो जो ये ट्रायंगुलर का रास्ता है, जो ट्रायंगुलर रास्ता है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है आपका, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगुलर रास्ता है, इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं किसका, स्लेव्स का, और स्लेव्स के साथ साथ कुछ अपना यूज़ के लायक जो सामान भी लेके आ रहे हैं। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड याद रखना भाई, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में, ठीक है ना, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में, और जो किस किस के बीच में हो रहा है भाई आपका, और जो है आपका अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में स्लेव ट्रेड यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा चुका है। तो इस तरीके से स्लेव ट्रेड जो है यहाँ पर हो चुका था। ऑफिशियली तरीके से काफ़ी टाइम बाद जाकर के ख़त्म हुई स्लेवरी 1848 में, लेकिन डेट तो याद रखनी पड़ेगी। फ्रांस के अंदर किस तरीके से एबॉलिश हुई थी, 1848 में दास प्रथा पूरे तरीके से जो है ख़त्म हो गई थी, ऑफिशियली ख़त्म हो गई थी 1848 में। तो यानी 19th सेंचुरी आधी जा चुकी है। 19th सेंचुरी के मिड में जो है स्लेव ट्रेड यहाँ से ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा सुधार बताएगा, क्या क्या सुधार फ्रांस के अंदर होने वाले हैं, उन पे फोकस करेंगे कि जो है यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है प्रिंटेड न्यूज़पेपर, पैम्पलेट बुक्स जो हैं छप चुकी हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ नहीं सकते वो उनको सुन के जो है मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रहे हैं। इसके अलावा 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे अपने आप को एम्परर, राजा शासक घोषित कर दे सकता है। फिर वो 1815 तक वोटरलू की बैटल तक रूल करेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये नेपोलियन बोनापार्टे की जो फेमस पिक है भाई, नेपोलियन बोनापार्टे जो है 1804 से 1815 तक फेमस एम्परर शासक रहा है, एक डिक्टेटर के रूप में रूल किया है। बहुत से पॉजिटिव चेंजेस भी किए हैं भाई, नेगेटिव नहीं बोल सकते टोटली इसको, पॉजिटिव चेंजेस भी किए हैं। लेकिन हमारे लायक बात यह है कि आइडिया ऑफ लिबर्टी जो है, ठीक है ना, और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो कहीं ना कहीं जो हैं हमने सीखा है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखा है, ठीक है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हमारी प्रियम्बल में भी है सोवरेनिटी है, जैसे फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, जो हमने ली है। और इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें नहीं, पूरे यूरोप को, ठीक है ना, सिर्फ हमें नहीं, पूरे यूरोप को सीखने को मिला। क्योंकि जैसे जैसे फ्रांस से मोनार्की का ख़त्म होता गया, वैसे यूरोप की बाकी कंट्रीज़ ने भी फ्री होना स्टार्ट कर दिया। 10th में देखेंगे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाकी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन से आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी मिले हमें, थिंकर्स के आइडियाज़ मिले, जो रूसो थे, फिर से रिवाइज़ कर लो, लोग थे, मोंटेस्क्यू थे, ठीक है ना। और जो है यहाँ से हमें फ्रीडम,
ठीक है, आपको राइट ऑफ जो है, आपको प्रेस के राइट्स बोल सकते हो, प्रेस के राइट्स मिले, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से आइडियाज़ हमें यहाँ से देखने को मिले थे और इस तरीके से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर यहाँ पर पूरा कर लिया है। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है उसको नोट्स की फॉर्म में आप नोट कर लीजिएगा मेन और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा 1 पेज के। इनको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। थैंक यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।